गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की नदियां और नदी घाटी परियोजना, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। बड़ी लंबी क्लास होगी हमारी, लगभग 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो मेरे साथ बने रहें, कॉपी पेन हाथ में रखें, लिखना भी शुरू करें, समझते भी चले। वन क्या होता है? वन यदि इतना सा लिखने के लिए आया, वन किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे? वन सर, पेड़ों से घिरा विस्तृत क्षेत्र। पेड़ों से घिरा हुआ विस्तृत क्षेत्र। सब वो अधिनियम के अनुसार बता देंगे। हाँ। वन अधिनियम 1980 हाँ के शायद ये, हाँ, पर उसके डेफिनेशन नहीं। अच्छा, कुछ नहीं पता। सर, वन एक विस्तृत क्षेत्र में होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी निवास करते हैं, हाँ, और इसके कंपेयर में जंगल छोटा होता है। वन मतलब प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, विस्तृत क्षेत्र जो प्राकृतिक वनस्पति से युक्त हो। प्राकृतिक वनस्पति मतलब जो अपने आप उगे हुए है। यदि हमने कहीं सिस्टमेटिक तरीके से कहीं तैयार किया है तो उसे पेड़ पौधे बोलेंगे, उद्यान बोल सकते हैं, बगीचा बोल सकते हैं, हम वनों की। कितना प्रतिशत भाग जो है वनों से घिरा हुआ होना चाहिए? 33%। 33% भाग जो है वन वाला होना चाहिए। जितना भी क्षेत्रफल है किसी देश का हो, राज्य का हो, उसका लगभग 33% भाग वनों से घिरा हुआ होना चाहिए। काय के लिए? पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एमपी। भारत का सबसे बड़ा राज्य। हाँ, भारत का सबसे बड़ा राज्य एमपी। भारत का सबसे बड़ा राज्य एमपी। अब वन को समझेंगे, जैसे कई प्रकार के वन हम देखते हैं, तो पहले इसको समझना है। एक है सदाबहार वन, दूसरा होता है पतझड़ वाले वन, तीसरा कटीले वन तथा झाड़ियां, ज्वारीय वन, और फिर ध्रुवीय वन। मध्य प्रदेश से इसका कोई संबंध नहीं, सिर्फ हम वन की विशेषताएं बता रहे हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो हम सदाबहार वन की बात कर रहे हैं। सदाबहार वन उष्ण कटिबंधीय वन भी से कहते हैं। सदाबहार वन को क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंध क्या होता है? हिमलता। उष्ण कटिबंध सर, जहाँ मतलब जलवायु समान। बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। हाँ, सदाबहार उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। हाँ, आपको पता होगा। सर, सदाबहार का ही नाम उष्ण कटिबंधी लिखा है हाँ। ना? तो फिर जो पर मुझे उष्ण कटिबंध पूछा है मैंने आपसे, सदाबहार नहीं पूछा। गर्म सर वो अक्षांश वाला हाँ जी। 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी। क्या पढ़ा आपने 2.5 साल में? हाँ? मुझे यहाँ छत से 4 बार नीचे कूदना चाहिए, 4 बार, एक बार में काम नहीं चलेगा। कुछ हो जाए तो उठा के पटकना, तब काम चलेगा। मेरी गलती है। उष्ण कटिबंध पूछा मैंने, डोलड्रम नहीं। उष्ण
कटिबंध, देखो मोटा आदमी हो तो उसके पेट पर नृत्य कर सकते हैं, है ना। ये एमपी ज्यादा बड़ा हो गया तो अब उसी पे काम चलेगा। ये हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश और 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है जहां सूर्य की किरणें 12 महीने सीधी पड़ती है, इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। याद रखना हमेशा हमेशा के लिए, उष्ण कटिबंध को हमेशा इस तरीके से परिभाषित करना है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जहां सूर्य की किरणें 12 महीने सीधी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्यों? इसका भी कारण है। जैसे अमरदीप ने जो बताया था 0 से 5 डिग्री, और ये कहलाता है डोल्ड्रम। 0 से 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री ये क्या कहलाता है? डोल्ड्रम। डोल्ड्रम इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ हवाएं नहीं चलती, शांत क्षेत्र होता है, पवन नहीं चलती, सीधी ऊपर की ओर उड़ते रहते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं चलती है ना। उसका कारण भी बताएंगे। उसे कहते हैं डोल्ड्रम। 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो शांत क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? डोल्ड्रम। और हम क्या बोल रहे थे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब कारण क्या है इसका? सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं यहाँ पर? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, 12 महीने सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और वाष्पीकरण ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर, बारिश भी डेली होती है, हमेशा बारिश होती है। और जहाँ हर दिन बारिश हो वहां पे कृषि होगी क्या? नहीं, वहां पर क्या होंगे? पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब सूखने का मौका ही नहीं मिलता उनको, तो सदा हरे भरे रहते हैं। क्लियर हो गया ना? तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि वार्षिक वर्षण की जो दर होती है बहुत अधिक होती है। यहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, 150 मीटर 200 मीटर ऐसे ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। क्या है कि वहां इतनी हरियाली है, इतनी हरियाली है, कालीन जैसे होते हैं वो पौधे, कालीन जैसे, नीचे जमीन दिखती ही नहीं, इतने घने वन। अब पौधों के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो इसलिए कंपटीशन रहता है कि जो सबसे पहले जो ऊंचा रहेगा उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा। कंपटीशन, जो लड़ेगा वो तो जीतेगा ना, तो वो इसलिए उनमें हाइट बहुत ज्यादा होती है, हाइट बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, इनकी जड़ें भी बहुत गहरी होती है, जड़ें भी बहुत गहरी होती है। इन जंगलों की एक विशेषता, जड़ें भी बहुत गहरी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर होती है लीचिंग। क्या होती है वहां पे? लीचिंग। क्या होता है लीचिंग? मेंस में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हिंदी शब्द है निक्षालन, निक्षालन या लीचिंग, निक्षालन या लीचिंग। क्या होता है? दलदल। दलदल, हाँ। और मिट्टी से पौधों को क्या प्राप्त होता है? खनिज लवण, खनिज लवण प्राप्त होता है। और सूर्य प्रकाश से तो वो प्राप्त करते हैं, CO2 वगैरह ये सब कुछ करके खाना बनाते हैं। लेकिन जड़ों से क्या चाहिए उनको? खनिज लवण, सूक्ष्म पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, सब खनिज लवण ही है उनके। अब वहां 12 महीने बारिश होगी तो निक्षालन होता है। निक्षालन का अर्थ है कि जो खनिज लवण होते हैं वो नीचे की ओर धसकते जाते हैं। वो भी जैसे सूर्य प्रकाश के लिए बहुत ऊंचा जाना पड़ता है, खनिज लवणों के लिए बहुत नीचे जाना पड़ता है उनको। खनिज लवण क्योंकि निक्षालन होती है, लेटराइट मिट्टी बन जाती है, वहां पे पूरे खनिज लवण जो बह जाते हैं या फिर जो होते हैं बहुत नीचे चले जाते हैं, तो उसके लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब ये सदाबहार वन
है तो उपयोगी, लेकिन उपयोग नहीं कर पाते हम लोग। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। पहुंच नहीं है हमारी। बारिश बहुत ज्यादा होती है, दलदल है वहाँ पर, पानी पानी भरा हुआ है, अमेज़न जैसे बड़ी बड़ी नदियां हैं वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर पहुंच पाना मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर है, इसलिए इसका उपयोग कम होता है, इसका उपयोग भी कम होता है। ये सदाबहार वन जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? क्योंकि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना? 21 से 26। 21 से 26, तो लगभग इससे बाहर है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर है। और जहां है जैसे ये हमारा दक्षिण वाला भाग, बैतूल बालाघाट, तो यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है। बात क्लियर हो गई एकदम। बैतूल बालाघाट ही आते हैं इसमें, छिंदवाड़ा बैतूल बालाघाट, ये नीचे वाले क्षेत्र में आते हैं ये वाली चीजें, ये बुरहानपुर बैतूल छिंदवाड़ा बालाघाट, ये क्षेत्र आते हैं हमारे। सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, ये 21 डिग्री अक्षांश पे आएगा। तो इस तरीके से अब आगे देखते हैं हम कौन सा, पतझड़ वाले वन। पतझड़ वाले वन किसे कहते हैं? पतझड़ वाले वन जो एक निश्चित समय के पश्चात पत्ते प्रतिक्रिया गिरा देते हैं। निश्चित समय या मौसम विशेष में बोलेंगे, मौसम विशेष में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो पतझड़ वाले वन कहलाते हैं। बड़ा अच्छा याद है, बहुत उपयोगी होते हैं ये। सागौन इसी में आता है, शीशम इसी में आता है, ठीक। पतझड़ वाले वन ये दो प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा सूक्ष्म पर्णपाती वन। ये देखो, ये हमारी एक तैयारी है, क्योंकि हम जब भारत के संदर्भ में वन पढ़ेंगे तब हमें ये सब छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए, और तब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा कठिन लगेगा। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के साथ में थोड़ा थोड़ा समझाते चल रहा हूँ, क्योंकि हमें अक्षांशीय देशांतरीय सब विस्तार के साथ में इन वनों को मुख्य टॉपिक के साथ पढ़ना है। तो आर्द्र पर्णपाती वन और सूक्ष्म नहीं है, शुष्क। कौन सा है? शुष्क। शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन मतलब जहां बारिश 100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष या उससे अधिक होती है, जहां बारिश का समय सीजन ज्यादा होता है, तो आर्द्र पर्णपाती वन। और सूक्ष्म पर्णपाती वन जहां बारिश का सीजन कम होता है, मतलब बारिश 2 महीने 3 महीने होती है, तो सूक्ष्म पर्णपाती वन। क्लियर एकदम? शुष्क पर्णपाती वन। अब है कटीले वन तथा झाड़ियां। कटीले वन तथा झाड़ियां, जहां पर बारिश जो है बहुत ही कम होती है, 50 सेंटीमीटर वार्षिक या उससे भी कम होती है, तो यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। झाड़ियां, बबूल, कीकर, कैक्टस ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसकी खासियत होती है कटीले वन तथा झाड़ियां। झाड़ियां मतलब पेड़ बन ही नहीं पाते, झाड़ियां ही रह जाती है। 4 फीट 5 फीट 6 फीट ऐसे ऊंचाई के पौधे इसमें पाए जाते हैं। 10-10 12-12 मीटर 15 मीटर 50 मीटर के पौधे पाए जाते हैं क्या? नहीं, छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती है। साथ ही इसकी जो पत्तियां होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। काय में? कांटों में परिवर्तित हो जाती है। को से वो पानी की कमी के कारण कांटे में बदल जाती है, और जो जनरली जो पौधे होते हैं जहाँ पत्तियां जो काम करती है उसका काम वो तना करता है। तना करता है। बहुत बढ़िया, विज्ञान पढ़ा है आपने। तो पत्तियां जो है जल हानि को रोकने के लिए, जल हानि को रोकने के लिए कांटों में परिवर्तित हो जाती है। मेरे इस ग्रुप में साइंस वाले भी हैं, वो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, या उनको लग रहा होगा सर कैसे पढ़ा रहे हैं आज। क्या होता है कि पत्तियां जो वाष्पोत्सर्जन करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। जंगल वाले क्षेत्र में
यदि हम गर्म के दिनों में जाते हैं तो देखो गर्म के दिनों में हल्की हल्की हमें पानी की बूंदे लगती है उसमें से, हल्की सी, है ना, क्योंकि वो जमीन से पानी का अवशोषण करती है और वाष्पोत्सर्जन वो करते रहती है, बाहर छोड़ते रहती है। अब वो पत्तियां ही नहीं रहेगी, कांटे बन जाएंगे, तो फिर जल हानि होगी क्या? नहीं। तो जल हानि को रोकने के लिए कांटों में परिवर्तित हो जाती है। मध्य प्रदेश में है ये, कहाँ है अभी हम पढ़ेंगे, जैसे मुरैना, जहाँ कम बारिश होती है, ग्वालियर वाले क्षेत्र में जहाँ कम बारिश होती है, ऐसे क्षेत्र में ऐसे वन देखने को मिलते हैं। फिर है ज्वरीय वन, ये तो सबको पता है, ज्वरीय वन क्या होता है? सरिता क्या सोच रहे हैं? ज्वार की खेती? नहीं, नहीं सोच रहे हैं। नाश्ता पानी नहीं किया रहता है आज आपने, है ना? हाँ, ज्वरीय वन अपने पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। हाँ, समुद्र जहाँ किनारे ज्वार आते हैं, ज्वार मतलब समुद्र तटीय क्षेत्र में जहाँ डेल्टाई मिट्टी पाई जाती है, डेल्टाई क्षेत्र, वहां पर ये ज्वरीय वन पाए जाते हैं। दलदल होते हैं यहाँ पर, दलदल होते हैं। कौन सा वन? सुंदर वन। सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसे सुंदर वन कहते हैं। ये ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे, है ना, ये ऐसे पाए जाते हैं। ये क्या होती है इसकी, ये क्या है इसकी, ऐसे पौधे पाए जाते हैं, पेड़। सर जो सीधे सीधे जाते हैं और वही वाले हैं क्या ये? मतलब ऐसा तना सीधा है, हाँ, फिर वो एकदम मतलब डिजाइन से आप एक साथ स्टाइल है। में बता रहे हो, वो रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा दिख रहा है उसमें। हाँ मतलब वही वाले हैं ये? नहीं है। नहीं। हाँ, ये क्या है? अरे दिख रहा है ना, क्या है ये? जड़ है। ये क्या है? जड़ है। ये क्या है? जड़ है। तो ये जड़ें इसकी ऐसी पाई जाती है, मुड़ी हुई पाई जाती है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, क्योंकि दलदल है, वहां पूरा पानी पानी है, गल जाएगी वो, इसलिए ऐसी ऊपर की ओर इसमें जड़ें पाई जाती है, ऐसे ऊपर की ओर ऐसे। इसलिए इन जंगलों में पैदल घूमना जो है बड़ा कठिन होता है। ये इस जड़ों को क्या कहते हैं ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन इस तरीके से बड़े कठोर वृक्ष होते हैं, भले ही छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही कठोर होते हैं ये, ठीक है। मध्य भारत में कौन सा? सुंदरवन। तो ये ज्वरीय वन का नदियों के, झीलों के किनारे, समुद्र तट के किनारे, डेल्टा क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये ज्वरीय वन, होना चाहिए, ज्वरीय वन होना चाहिए। बायोडायवर्सिटी भी देखने को मिलते हैं इन क्षेत्रों में। तो ज्वरीय वन की क्या उपयोगिता है आप बताएं? नहीं बताओगे? पता है आपको? हाँ, तो ऐसे ही बोल दो नहीं पता। मैंने बोला बताएंगे क्या, आप बोलते हैं नहीं। ये कौन सी बात है? हाँ अर्जुन जी, ज्वरीय वन, जो सुनामी आती है, सुनामी, तो ये रक्षक मेखला की तरह कार्य करता है, रक्षक मेखला की तरह कार्य करते हैं। सुनामी मतलब सागर में, सागर तल में जब भूकंप या ज्वालामुखी जैसा कोई विस्फोट होता है तो लहरें उत्पन्न होती है उससे, और वो जहां से उत्पन्न हो रही है वहां तो उनकी हाइट कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो किनारों की ओर जाती है उनकी हाइट एकदम बढ़ते जाते हैं और किनारों पर एकदम विकराल रूप धारण कर लेती है। जैसे 26 दिसंबर 2005, 26 दिसंबर 2005 को जो हिंद महासागर में सुनामी उत्पन्न हुई थी बंगाल की खाड़ी में, तो उससे बहुत अधिक क्षति हुई थी। इंडोनेशिया, इन देशों में बहुत अधिक क्षति हुई थी। लेकिन जो जहाँ पर ये सुंदरवन है, डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पर उन पेड़ों से टकराकर धीरे धीरे वो ब्रेक की तरह काम करती है और उसकी गति को क्या कर देती है? कम कर देती है, तो उससे नुकसान नहीं। तो बहुत जरूरी है रक्षक मेखला बनाना, सुंदरवन। क्लियर एकदम? इसके बाद है हमारे पास ध्रुवीय वन। ध्रुवीय वन, ध्रुवीय वन क्या होता है? ध्रुवीय वन बर्फीले क्षेत्रों में ध्रुवों पर पाए जाने वाले, ध्रुवों पर पाए जाते हैं। ध्रुव पर बर्फीले ही क्षेत्र है। हाँ, तो जैसे ये वाला, ये 66/1/2 और ये नीचे 66
से 1/2। ये आर्कटिक वृत्त कहलाता है। उत्तरी 66 से 1/2 उत्तरी अक्षांश आर्कटिक, और ये अंटार्कटिक वृत्त। नीचे वाला दक्षिण वाला कौन सा कहलाता है? अंटार्कटिक वृत्त। तो इनके ऊपर वाला जो क्षेत्र है, अब ये सूर्य यहाँ पर है, सीधा हम भूमध्य रेखा के सामने नहीं बनाते, सूर्य को थोड़ा सा ऊपर। कारण क्या है उसका? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। तो सूर्य का ऐसा प्रकाश आता है। जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही समझा रहा हूं। तो यहां पर जब सूर्य उत्तरायण होता है तो 23 से 1/2 तक पहुंचता है। तो सूर्य की किरणें यहां तक पहुंच पाती है। जब दक्षिणायन होता है तो यहां तक पहुंच जाती है। लेकिन इधर क्या होता है? 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात है यहाँ पर। तो 6 महीने का दिन है, तब भी सूर्य की किरणें सीधी पहुंच रही है वहां पर? नहीं, तिरछी पहुंच रही है। तो वहां हीट टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होने के कारण वहां पर क्या नहीं है? अभी शुरुआत की थी अपन ने जब हम ये पढ़ रहे थे उष्णकटिबंध। हाँ? टेम्परेचर मतलब तापमान कम है इसमें। हाँ। वो जो उसकी क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। नहीं, प्रकाश संश्लेषण सर वहाँ पर वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होगी। वाष्पीकरण नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। वाष्पीकरण नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। भले ही ठंडा क्षेत्र है वो, लेकिन वहां पर बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होती क्योंकि बारिश की सबसे मुख्य जो आवश्यकता है वो है टेम्परेचर। तापमान उसके लिए होना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर से ही वाष्पीकरण होगा, और उसके बाद में कौन सी प्रक्रिया? वाष्पीकरण के बाद संघनन। संघनन, वाष्पीकरण क्या होता है? जल बूंदों का वाष्प में बदलना। और संघनन क्या होता है? वो जल वाष्प का पानी की बूंदों में बदलना। अब ये सब होना चाहिए वहां, और इन सब के लिए डस्ट भी चाहिए। डस्ट, धूल कण चाहिए। धूल के कणों के ऊपर ही संघनन होता है। अब वहां पर पूरा ठंडा, बर्फ ही बर्फ, सब कुछ ऐसे ही है। तो वहां पर दोनों चीजें नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बारिश वहां पर बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत ही कम। पानी तो है वहां पे, लेकिन बारिश नहीं। पानी कौन सा है? बर्फ के रूप में, लेकिन बारिश नहीं होती। अब इसलिए वहां पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, या बहुत कम। तो 2 प्रकार की वहां पर वनस्पति देखने को मिलती है। अभी जरूरी भी नहीं है, लेकिन टैगा और टुंड्रा। टैगा और टुंड्रा, तो ये वनस्पति लाइकेन, बर्च, छोटे छोटे पौधे वहां पर देखने को मिलते हैं जो बर्फ पर पाए जाते हैं। तो ध्रुवीय जलवायु। और कहां पाई जाती है ध्रुवीय जलवायु? और कहां पाई जाती है? जो दिमाग वाला होगा वो बताएगा। जयंत कुमार, आपसे आशा रख सकता हूं मैं। सर हिमालय पर्वत पर। गुड। पर्वतों पर पाई जाती है। पर्वतों पर पाई जाती है भाई। जैसे दूर जाते हैं पृथ्वी पर ऐसे में, वैसे यदि ऊंचाई पर भी जाते हैं तो रुद्धोष्म ताप प्रभाव पड़ा अपन ने। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब हमारा हिमालय तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, इतना तो पता होगा आपको। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही है ना, क्योंकि मतलब उष्णकटिबंध में नहीं है, 23 में नहीं है, लेकिन 37 ऊपर ही है, थोड़ा सा ऊपर है ना। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में तो नहीं आता, ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन वो ऊंचाई इतनी ज्यादा है उसकी कि वो रुद्धोष्म ताप प्रभाव के कारण वहां टेम्परेचर 0 हो जाता है। 0 हो जाता है, उसके बाद और बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन एक वहां कम हो जाता है, समताप मंडल है, ठीक है। तो वहां पर फिर बारिश नहीं होती, कुछ नहीं। तो वहां पर भी बर्फ जमी रहती है। तो जहां पर बर्फ जमी रहेगी, टेम्परेचर कम रहेगा, वहां पर ध्रुवीय जलवायु देखने को मिलेगी। क्लियर है एकदम? ठीक।
अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। वनों को हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, अब देखते हैं वनों का वर्गीकरण। अब ठेठ मध्य प्रदेश में हम आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण, तो एक तो हम पढ़ेंगे जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर। जलवायु क्या होता है, कोई बता सकता है जलवायु क्या है? दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। सिर्फ वायुमंडलीय दशाएं हैं उसमें। जल और वायु, जल और वायु, जल भी और वायु भी। तो जितनी भी तापमान, वर्षा, हवाओं की गति, इसकी जो दीर्घकालीन प्रक्रिया है, आपने सही बोला था, सही बोला, दीर्घकालीन लंबी अवधि की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? जलवायु। और इसी को यदि शॉर्ट टर्म में ले लिया जाए, अल्पकाल के लिए बात करें तो मौसम। मौसम दिन में बदलता है, दिन में बदल जाता है, एक दिन में 3 बार। सुबह ठंड का मौसम, दोपहर गर्मी का मौसम, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? तो ये मौसम है। भारत में 3 ऋतुएं होती है, ये मौसम है। ये क्या है? मौसम है। लेकिन भारत की जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो जलवायु मतलब वर्षा, तापमान, इसकी दीर्घकालीन स्थिति को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु के आधार पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय बता दिया हमने क्या होता है, पर्णपाती भी बता दिया। अब दोनों का जो मिलन स्थल है उष्ण कटिबंधीय और पतझड़ वाले वन, तो वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। काय के आधार पर है ये? जलवायु के आधार पर। दूसरा पढ़ेंगे हम प्रशासन के आधार पर। प्रशासन के आधार पर, प्रशासन के आधार पर क्या होगा? प्रशासन के आधार पर आरक्षित, इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं ना? आरक्षित वन, संरक्षित वन, और तीसरा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। इसके बाद प्रजाति के आधार पर, यह क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। प्रजातियों के आधार पर, प्रजाति के आधार पर कौन कौन से? सागौन वन, सालवन और बांस। सागौन, साल, बांस व अन्य प्रजाति के आधार पर। फिर पढ़ेंगे हम प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर एक एक को समझेंगे हम अभी, पहले चार्ट बना दें।
प्रादेशिक आधार पर दक्षिणी 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 नर्मदा क्षेत्र, दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र। इसके बाद विंध्य कैमूर क्षेत्र, विंध्य कैमूर क्षेत्र और शिवपुरी मुरैना क्षेत्र, शिवपुरी मुरैना क्षेत्र, शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। अब यहाँ पे जलवायु के आधार पर देखें तो ये वाला ऊपर वाला क्षेत्र, ये ऊपर वाला क्षेत्र, ये कौन सा होगा? ऊपर वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होगा। ये तीसरे नंबर वाला, ये शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, इसे हम क्या बोलेंगे? कटीले वन, शुष्क पर्णपाती वन, ये कटीले वन होगा। फिर अब यहां पर देखते हैं इसके बीच वाला पार्ट, बीच वाला ये वाला इधर, तो ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और तीसरे नंबर पे सबसे नीचे वाला पार्ट उष्णकटिबंधीय अर्ध अर्ध पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। क्योंकि यहाँ पर हरियाली ज्यादा रहती है, नीचे दक्षिण के जिलों में बारिश ज्यादा होती है, इसलिए अर्ध पर्णपाती वन। यहाँ पे तो पर्णपाती वन है, लगभग सभी पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन, पत्तियां रहती ही नहीं है, कांटों में बदल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अर्ध पर्णपाती वन, कुछ पेड़ जो है अपनी पत्तियां गिराते हैं और कुछ 12 महीने हरे भरे रहते हैं। मतलब कभी ये वन सूखते ही नहीं है, कभी कोई प्रजाति का पौधा पत्तियां गिरा रहा है, कभी कोई गिरा रहा है? जैसे बारिश के समय में इमली की पत्तियां गिर जाती है, गर्मी के समय में आम की पत्तियां गिर जाती है, और दोनों पेड़ है तो हमेशा हरियाली वहां पर रहेगी, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? अर्ध पर्णपाती वन। मध्य प्रदेश को वनों का राज्य कहा जाता है, वन राज्य कहा जाता है। इसका कारण पता होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए। क्यों कहा जाता है? सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हम एक एक रिपोर्ट देखेंगे। उसके प्रादेशिक वन हमने पढ़ दिए। प्रादेशिक वन दक्षिण नर्मदा क्षेत्र, विंध्य कैमूर क्षेत्र, शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। हम एक एक को पढ़ते हैं, 2-2, 3-3 लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो प्रादेशिक के आधार पर पहले हम इसको ले रहे हैं, प्रादेशिक वन। प्रादेशिक वन सबसे पहले दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र। इसके अंतर्गत सतपुड़ा, मैकल, वो बघेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, सघन वन पाए जाते हैं। नर्मदा सोन के दक्षिण स्थित सभी जिले जो पश्चिम में खरबून से लेकर
पश्चिम में, खरगोन से लेकर दक्षिण में, नहीं, पूर्व में, बालाघाट तथा सीधी सिंगरौली तक विस्तृत है। हम ये इसकी बात कर रहे थे। देखो ये इधर से लेकर ये पश्चिम वाला पार्ट हो गया और ये पूर्व हो गया। वैसे तो ये दक्षिण में जिले हैं, लेकिन ये नीचे इस हिसाब से देखें तो इस भाग में आएंगे ये पूर्व में। क्या लिखा आपने? कौन कौन से जिले इसमें? बालाघाट, सीधी, सिंगरौली। खरगोन से लेकर यहाँ तक जितने भी जिले पड़ रहे हैं बीच में, वो सब आएंगे इसमें। मैप देखना पड़ेगा आप लोगों को, है? आगे लिखेंगे दूसरे इसमें क्या लिखा पड़ेगा? विंध्य कैमूर क्षेत्र, विंध्य कैमूर क्षेत्र। यहाँ विरल वन पाए जाते हैं, विरल वन पाए जाते हैं। विरल क्या होता है? कम घने वन पाए जाते हैं। कौन से जिले आएंगे इसमें? सागर, दमोह, सतना, ये जिले। अगला लिखेंगे मुरैना शिवपुरी। पहले बता दिया यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं। मुरैना शिवपुरी। मुरैना में सबसे कम बारिश होती है, शुष्क पर्णपाती या कटीले वन। मध्य प्रदेश में कटीले वन यही पाए जाते हैं। तो यहाँ सर्वाधिक कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ सर्वाधिक कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख कौन सा होगा? प्रमुख जिले मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर आदि जिले। मुख्य रूप से मुरैना और शिवपुरी कटीले। अब दूसरा वर्गीकरण देखते हैं हम प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। पता है? संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन। अब संरक्षित वन क्या है? इसका कॉन्सेप्ट अमरदीप? इसमें राज्य सरकार के द्वारा ये संरक्षित रहते हैं, जिसमें लोग जा सकते हैं, मतलब आ जा सकते हैं। संरक्षित मतलब सरकार का अधिकार है इनके ऊपर, पूरा नियंत्रण सरकार का है। लेकिन जो स्थानीय निवासी होते हैं वहां के, वो पशुचारण कर सकते हैं, वहां पे आ जा सकते हैं। जलाऊ लकड़ी वगैरह भी ले आते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी से काट के पेड़ों को काट नहीं सकते, है ना। जलाऊ लकड़ी टूटी फूटी पड़ी हुई तो वो लेकर आ सकते हैं और पशुचारण कर सकते हैं। लेकिन जो आरक्षित वन है, इसमें लोगों का जाना प्रतिबंधित है। बस इतना सा समझ में आया आपको। संरक्षित और आरक्षित लिखेंगे। संरक्षित वन ये वे वन है जिस पर शासन का नियंत्रण रहता है। शासन का नियंत्रण रहता है, लेकिन मानवीय गतिविधियां पशुचारण, जलाऊ लकड़ी लाना,
आदि की कुछ सीमा तक छूट रहती है, छूट रहती है। कितना वन है ये मध्य प्रदेश में? 31,098 संरक्षित, 31,098 वर्ग किलोमीटर, 31,098 वर्ग किलोमीटर, 32.84%। मतलब मध्य प्रदेश में जितना कुल वन है उसका 32.84%। जो जितना है इसको कितना प्रतिशत मानेंगे? 100% है। तो अब सिर्फ वन वाले क्षेत्र की बात करें तो उसमें से 32.84% पर कौन से है? संरक्षित वन, संरक्षित वन। अब हम बात करते हैं आरक्षित वन, दूसरे नंबर पे आरक्षित वन। समझ में आया? संरक्षित वन, आरक्षित वन, ये वे वन हैं, ये वे वन हैं जिन पर शासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। ये वे वन हैं जिन पर शासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। मानवीय गतिविधियां जैसे पशुचारण, लकड़ी कटाई, पूर्णतः प्रतिबंधित, पूर्णतः प्रतिबंधित, पूर्णतः प्रतिबंधित। ये वन कितने हैं मध्य प्रदेश में? 61,886, 61,886, 61,886 वर्ग किलोमीटर। तो लगभग इससे डबल ही है। ये कितने प्रतिशत है? 65.36%, 65.36%, 65.3%। अब अवर्गीकृत वन, ऐसे वन जिनका वर्गीकरण नहीं है। पशुचारण व लकड़ी कटाई की जा सकती है। लोगों ने कब्जा कर लिया, खेत बना लिए ऐसे वनों में, है? खाली है, कुछ है ही नहीं वहां पर। तो ऐसे वनों को क्या बोलेंगे? अवर्गीकृत वन। पशुचारण व लकड़ी कटाई की जा सकती है। कितना प्रतिशत है ये? 10, 20, 30, कितना प्रतिशत? इनको जोड़ेंगे तो आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। इनको जोड़ेंगे और 100 में से घटा देंगे, इनको जोड़ेंगे और 100 में से घटा देंगे तो आ जाएगा। लेकिन ये बेहद कम, 1,705 वर्ग किलोमीटर, 1,705 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1.8%, 1.8%, 1.8%। क्लियर हो गया? कौन से वन पढ़े अपने? प्रशासन के आधार पर संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, प्रशासन के आधार पर। सरिता समझ में आ रहा है? प्रशासन के आधार पर मध्य प्रदेश में वन 3 प्रकार के: आरक्षित, जहां पर किसी भी प्रकार की गतिविधियां संभव नहीं है, वो आरक्षित वन। सबसे ज्यादा 65% भाग पर पाए जाते हैं। संरक्षित वन, ये भी राज्य सरकार के अधीन है, उनके निरीक्षण में है, लेकिन स्थानीय लोगों को पशुचारण एवं जलाव लकड़ी वगैरह एकत्रित करने की थोड़ी सी छूट दी हुई होती है, तो संरक्षित वन। अवर्गीकृत मतलब न तो संरक्षित में शामिल किया, न उसे आरक्षित में शामिल किया गया है।
तो वो अवर्गीकृत वन कहलाएगा और इसमें पशुचारण और लकड़ी वगैरह एकत्रित करने की छूट रहती है। अब हम पढ़ेंगे भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, जलवायु के आधार पर या भौगोलिक आधार पर, एक ही बात है। ठीक? तो सबसे पहले लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर इलाकों में है। वर्षा सोच रही होगी मेरे को एक दिन हुआ आई और सर ने मेरी रट लगा के रखी है। सर मैं बोल रही 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो क्या ये वन औसत वर्षा कितने 50 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होगी 50 से 100 सेंटीमीटर। उत्तम किस्म की इमारती लकड़ी मिलती है यहाँ पर। उत्तम किस्म की इमारती लकड़ी, उत्तम किस्म की इमारती लकड़ी मिलती है। कौन कौन से वृक्ष होते हैं इसमें? सबसे मेन कौन सा होगा? सागौन, इमारती लकड़ी में है ना। सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, सिवनी, होशंगाबाद। होशंगाबाद में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। होशंगाबाद में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्लियर एकदम। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। 50 से कम बारिश होगी तो कटीले वन, और 100 से अधिक होगी तो फिर अर्ध पर्णपाती वन। अर्ध पर्णपाती वन, बस सीधा सा आधार है। ये वर्षा का एक मापदंड याद रख लो, 50 से 100 सेंटीमीटर। ठीक, और 200 या उससे ज्यादा होते तो फिर सदाबहार वन, फिर तो सदाबहार वन। अब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। दूसरे लिखेंगे उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। वे नहीं, ये वन जहां औसत वर्षा कितनी 100 से अधिक, 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। औसत वर्षा का मतलब क्या होता है? वार्षिक वर्षा, है ना। वार्षिक वर्षा कितनी 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। वृक्ष कौन कौन से पाए जाएंगे इसमें? साल, सागौन, सागौन, बांस, बीजा, तिनसा, जामुन, महुआ, सेजा, हर्रा, ये वृक्ष पाए जाते हैं। अब जिले कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्या बताया था अमरदीप?
बोर्ड बोल रहा है चीख चीख के। हाँ, ये बालाघाट से लेकर इधर वाले नीचे वाले जिले पूरे, ठीक लिखेंगे। मंडला, बालाघाट, मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर आदि जिले, आदि जिले। अब कौन सा बचा है? उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन, ये दूसरा नाम क्या होता है इसका? कटीले, कटीले वन। ये अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कम वर्षा मतलब 50 सेंटीमीटर से भी कम। अब फिक्स 50 तो होगी नहीं, कभी 70 भी हो सकती है, 75 भी। अब क्वेश्चन बन जाए 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, तो भी यही उत्तर होगा। नहीं तो हम सीधा 50 आंकड़ा मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। औसत वर्षा है तो कभी कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी। तो 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। जहाँ 0 डिग्री वार्षिक वर्षा होगी वहां कौन से वन पाए जाएंगे? विजया जी आप बताइए। 0 डिग्री वार्षिक वर्षा होती है वहां इनमें से कौन से वन पाए जाएंगे? फिर नमस्ते बोलना पड़ेगा मुझे आपको। जहाँ 0, एक बात बताओ, एक सरल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, है ना। एक कमरे में आप बंद हो गए हो, एक घर में एक हॉल है वहां बंद हो गए हो, बंद हो गए और 3 दरवाजे हैं वहां से बाहर निकलने के। 3 कमरों में से आप बाहर निकल सकते हैं। एक कमरे में खाई है जो सीधा पाताल जा रही है। दूसरे कमरे में आग जल रही है, आग जल रही है, जैसे जमीन में से आग निकलती है वैसे आग जल रही है, लावा निकल रहा हो जैसे। और एक कमरे में शेर है जो पिछले 7-8 साल से भूखा है। तो आप बताओ किस कमरे से बाहर निकलोगे? कैसे बाहर? जहाँ है वही रहेंगे पक्कों में। मैं बताऊं? सर शेर वाले। शेर वाले कमरों में निकलोगे क्योंकि बेचारा 7-8 साल से भूखा है तो मर चुका होगा ना, तो वहीं से निकलेंगे, वहीं से निकलेंगे ना। शेर है 7-8 साल से भूखा है तो उसी कमरे से निकलेंगे। वैसे सेम यहाँ पे जब 0 डिग्री बारिश होती है तो वहां वन कहां से होगी भाई? 0 डिग्री जहां बारिश हो रही है वहां किसी भी प्रकार का वन नहीं होगा, वहां रेगिस्तान होगा, वहां वन नहीं पाए जाएंगे भाई। ये 50 डिग्री मतलब कुछ तो बारिश होती होगी वहां पे, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बारिश होगी, कुछ तो बारिश होगी। ऐसा नहीं कि 50 सेंटीमीटर से कम बोल दिया तो 0 डिग्री जहां बारिश होती है वहां पे भी यही वन लिख के आ जाएंगे। 0 डिग्री जहां बारिश होगी वहां पर वन नहीं पाए जाएंगे। क्लियर हुआ ना एकदम? ठीक, तो क्या लिखा आपने? 50 सेंटीमीटर से कम बारिश जहां होती है यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इसमें वृक्ष देखें तो बबूल, कीकर, पलाश, तेंदू, हल्दू आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर दूसरे वृक्ष बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे, दूसरे वृक्ष भी पाए जाते हैं लेकिन बहुत ही कम। फिर उसकी विशेषताओं में अंतर आ जाता है। जैसे सागौन भी पाया जाएगा यहाँ पर, लेकिन सागौन की हाइट ज्यादा नहीं होगी। फिर सागौन की हाइट कैसी होगी? इन वृक्षों जैसे होगी, झाड़ियों जैसे पाए जाएंगे, ज्यादा बड़े नहीं हो पाएंगे। क्लियर हुआ ना एकदम? नहीं तो बोलेंगे सागौन बिल्कुल नहीं पाया जाता, ऐसा नहीं। कौन से जिले को पहले बता दी? श्योपुर, शिवपुरी, श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम,
मंदसौर, दतिया, टीकमगढ़, निवारी, ग्वालियर आदि जिलों में ये वन पाए जाते हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन जहाँ बारिश ज्यादा होती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जहाँ औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, कटीले वन तथा झाड़ियाँ जहाँ 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी कम होती है। अब प्रजाति के आधार पर प्रजाति के आधार पर तो सबसे पहला है सागौन वन, बड़ा छोटा छोटा लिखना है इसमें। सागौन वन जहाँ सागौन के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो सागौन वन है, सागौन वन। और 18,332 वर्ग किलोमीटर, कितना क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में? 18,332 वर्ग किलोमीटर। कितना प्रतिशत? ये पिछले साल क्वेश्चन बना था ना ऐसे ही 2020 में क्वेश्चन 19.36%। कितना परसेंट? 19.36%। मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था इसको, लेकिन फिर भी गलत किया था लोगों ने। आपका सही हुआ था। नमस्ते, हाथ जोड़ के। कितना घमंड रहता है ना, मेरा सही हुआ तो मतलब फिर भी हमारे यहाँ से कई लोगों ने गलत किया, मेरा सही हुआ तो क्या बात। ऐसी तो गर्व होना चाहिए अपने आप पे, तो हो कम से कम है? तो दूसरा है साल। दूसरी प्रजाति कौन सी है? साल। 3,932 वर्ग किलोमीटर, यह 4.15%। 4.15%। फिर है मिश्रित, जिसमें बांस वगैरह पाए जाते हैं, इसको मिश्रित में लिखेंगे अपन। मिश्रित एवं अन्य वन 55,436 वर्ग किलोमीटर। 55,436 वर्ग किलोमीटर। और ये है 58.49%। 58.49%। फिर है रिक्त वन या खुला क्षेत्र। रिक्त वन या खुला क्षेत्र मतलब वन क्षेत्र के अंतर्गत तो ये शामिल है, लेकिन इतनी कटाई हो गई है कि वहां किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। तो वो है 16,989 वर्ग किलोमीटर। 16,989 वर्ग किलोमीटर। 989 वर्ग किलोमीटर। 16989। यह 18%, 18%। अब हम जनरली चर्चा करेंगे कुछ वनों से संबंधित जो हाईलाइट है। वन रिपोर्ट कितने साल में आती है? हाँ, प्रत्येक 2 साल। प्रत्येक, जैसे जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल। पशुगणना 5 साल में। पशुगणना 5 साल में। वैसे ही वनों की जो गणना होती है कितने? 2 वर्ष। 2017 में आई थी, तो फिर कब आई होगी? 19 में। और 19 के बाद अभी करंट की कौन सी? 2021। इसे विशेष रूप से नोट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली वन रिपोर्ट 1987 में आई थी। पहली वन रिपोर्ट कब आई थी? कोई डाटा नोट करवा रहा हूं, उसे अच्छे से नोट करना। पहली वन रिपोर्ट 1987 में प्रति 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है।
अब 2021 में जो आई होगी वो कौन सी रही होगी? अब गिनते रहोगे, आप बाद में गिन लेना, अभी लिख लो 17वीं रिपोर्ट। 17वीं रिपोर्ट 2021 में, 2021 में मध्य प्रदेश में टोटल वन क्षेत्र कितना है इस रिपोर्ट के अनुसार? 77,493। 77,493 वर्ग किलोमीटर। यार कहाँ चला गया? अभी तो चल रहा है। 77,493 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखना 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। तो 2019 में कितना था? 2019 में 77,482, 77,482 वर्ग किलोमीटर। 2019 की कौन सी रिपोर्ट थी? 2019 में कितना आया था? 77,482। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, यही क्वेश्चन पूछा था पीएससी ने, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमें दोनों आंकड़े पता है, हम घटाने की कोशिश ही नहीं करेंगे और कुछ भी लिख देंगे अंदाजे से, है ना। तो हमें तर्क लगाना है थोड़ा सा कि 2021 में 77,493, 2019 में 77,482 है, तो कितने वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है? तो पिछले रिपोर्ट की तुलना में 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। 10.11, लगभग 11 किलोमीटर, 11 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्लियर है? तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई? हेमलता सोच रही होगी सर ने आज तो मेरा नाम भी नहीं लिया, शायद मुझे देखा भी नहीं होगा, यही सोच रहे होंगे। नहीं सोच रहे यार, सोचा करो, ऐसा हाईलाइट रहना चाहिए, है ना। बोल मुरैना, बहुत बढ़िया, लेकिन लिखना नहीं। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला, उसका पड़ोसी भिंड। कौन सा है? भिंड। लोग क्या भिंड मुरैना याद करते हैं, भिंड को अलग याद नहीं करते, मुरैना को अलग से याद नहीं करते। कोई बोलता है ना कहाँ का है वो? अरे वो भिंड मुरैना साइड का है, बड़ा बदमाश आदमी है, ऐसा बोल देते हैं। अपने पास भी है भिंड के एक, नहीं मुरैना का एक स्टूडेंट है, बड़ा बदमाश है, 2 घंटे के लिए भूल के जाता है, 5 दिन बाद आता है, इतना बदमाश है। तो क्या लिखा आपने? सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला जिला भिंड। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी करने वाला जिला, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? ऑनलाइन वाले। आज तो दिन भर से किसी ने कुछ भूले ही नहीं। बताइए जी, कोई बता दे। योगेश जी सुनाओ अपनी मीठी आवाज में कुछ विदिशा का हालचाल। नहीं, कोई बात नहीं, आप इतना बोल देते हो तो भी मुझे सुकून मिल जाता है। नहीं पता, वो है बड़वानी, बड़वानी, ठीक है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी करने वाला जिला बड़वानी, सबसे अधिक वृद्धि भिंड और सबसे अधिक कमी बड़वानी। ये एकदम। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित इकाइयां, वनों से संबंधित इकाइयां, वनों से संबंधित इकाइयां।
तो वन वृत्त, वनों का सबसे बड़ा विभाजन जो किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, वन वृत्त। वन वृत्त विभाजन करते हैं अपन, बांटते हैं। जैसे देश को फिर राज्य में, राज्य को जिले में, संभाग में, संभाग को जिले में, तो ऐसे वनों को भी बांटा गया है। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है उसका, वन वृत्त। और कितने वन वृत्त है मध्य प्रदेश में, 16। कितने हैं, 16। तो वन वृत्त कितने हैं, 16। फिर वन वृत्त को काय में डिवाइड किया है, वन मंडल में। वन मंडल, वन मंडल तो कितने हैं, 63। कितने हैं, 63। फिर वन मंडल को भी बांट दिया, जैसे अपने यहाँ पे दक्षिणी उपमंडल, पश्चिमी, उत्तरी, वहां जाओ ना, यही पे आकाशवाणी के सामने में वन मंडल कार्यालय है। तो वन मंडल में जाओ, हम कोई आवेदन देने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कहाँ देना है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, 3 है यहाँ पर, बोलते किस में देना है, तो हमें पता ही नहीं रहता है ना। तो क्या है ये, वन उपमंडल, वन उपमंडल। 135 वन परिक्षेत्र, वन परिक्षेत्र जहाँ बीट गार्ड वगैरह होता है, वन परिक्षेत्र 473। वन परिक्षेत्र अधिकारी जिसे बोलते हैं, यहाँ एसडीओ होता है। वन जैसे चिचोली वन परिक्षेत्र है, पश्चिम मंडल में भी आएगा, लेकिन चिचोली अलग है, महोदा अलग है, दामजीपुरा अलग है, सबके अपने अपने एसडीओ होते हैं। उप वन परिक्षेत्र, उप वन परिक्षेत्र 1871। 1871। वन परिसर लास्ट है, वन परिसर, ये सबसे छोटी इकाई हो गई, वन परिसर। और इसमें 8286। 8286। अब सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, तो बालाघाट पहले नंबर पे, बालाघाट। दूसरे नंबर पे छिंदवाड़ा, पहले नंबर पे बालाघाट, दूसरे नंबर पर छिंदवाड़ा, तीसरे नंबर पर बैतूल और चौथे नंबर पर श्योपुर। श्योपुर। अरे आपको जिले का नाम भी नहीं पता, मैं कुछ भी बोलूं आपको समझ में आना चाहिए। श्योपुर नहीं दिख रहा ना, श्योपुर अब आ गया समझ। अब आ गया ना, श्योपुर, शिवपुरी से बना है श्योपुर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, न्यूनतम जहां वन बिल्कुल भी नहीं है या बहुत ही कम। कोई बता सकता है कि सबसे कम वन मध्य प्रदेश में किस जिले में? गुड, उज्जैन। उज्जैन से लगा जिला शाजापुर, और वही आगे रतलाम। उज्जैन में मात्र 37 वर्ग किलोमीटर, 37 वर्ग किलोमीटर। शाजापुर में 62, रतलाम में 75। अब ये क्षेत्रफल के आधार पर थे। अब जैसे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, अब वहां पर वन बहुत ज्यादा भी है, लेकिन प्रतिशत के रूप में कम भी हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, लेकिन प्रतिशत की दृष्टिकोण से मिजोरम में है, ऐसे प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले
तो प्रतिशत की दृष्टिकोण से बालाघाट क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी। दूसरा नंबर पे श्योपुर, तीसरे नंबर पे उमरिया और चौथे नंबर पर मंडला। अब इसी को न्यूनतम में लिख लेंगे अपन। ये क्लियर है एकदम। सर्वाधिक 1% वाले जिले बालाघाट, 50 से 60% क्षेत्रफल पर यहाँ वन ही है, लगभग 53%। फिर श्योपुर, उमरिया और मंडला। अब लिखेंगे न्यूनतम 1% वाले जिले, न्यूनतम 1% वाले जिले। तो उज्जैन पहले नंबर पे, उज्जैन मात्र 0.60% पर वन है, 0.60। और कितना वर्ग किलोमीटर वो भी पढ़ लिया अपन ने, 37 वर्ग किलोमीटर। शाजापुर, शाजापुर में 1%, जबकि कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए। 1%, सबसे ज्यादा काम इसी जिले में होना है। लेकिन खेती बहुत होती होगी यहाँ पर, है ना, पूरा मैदानी क्षेत्र होगा क्योंकि पूरा मालवा है, काली मिट्टी वाला एरिया। रतलाम, रतलाम 1.5%। ठीक। मध्य प्रदेश में वन वृत्त कितने बताएं अर्जुन जी? बड़ा अच्छा शब्द बोलता हूँ, आप लोग 16 बोलते हो, मैं 16 बोलता हूँ। कितने हैं? 16। मुझे पता है आप क्या बोलोगे, है ना? तो मध्य प्रदेश में कुल वन वृत्त कितने हैं? 16। यहाँ लिखना है अपने को सबसे बड़ा वन वृत्त, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे बड़ा वन वृत्त सबको पता है, खंडवा, और सबसे छोटा होशंगाबाद। सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? खंडवा। और सबसे छोटा वन वृत्त होशंगाबाद, होशंगाबाद। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नहीं जी, हाँ, वन अनुसंधान, ठीक, देहरादून में। और इसकी शाखा मध्य प्रदेश में कहां पर है? जबलपुर में। ठीक, अभी नहीं लिखना, अभी जो लिखना है भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल, 1982। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल आया था इस साल। ये तो बार बार पूछा जाता है, लेकिन जबलपुर ही लिखते हैं लोग, बार आदत से मजबूर है। 1982, 1982, 2022 के पीएससी में पूछा है ये क्वेश्चन। संजीवनी संस्थान में भोपाल में, संजीवनी संस्थान भोपाल। वन विकास निगम, वन विकास निगम, वन विकास निगम कब? मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, इसका गठन कब किया गया? 29 जुलाई 1975। 29 जुलाई 1975। कहां पर? भोपाल, 29 जुलाई 1975। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और हम 1982 में अटक जाते हैं। और ये कब हुआ? 1975 में। काय का रोपण किया जाता है यहाँ पर? ये मतलब बांस और सागौन का। ये व्यावसायिक स्तर के लिए, मतलब रोपनी तैयार की गई है और सब जिसको भी कृषि करना है यहीं से वितरित होते हैं, यहीं से वितरित। यदि हमें बांस की खेती करना है तो यहाँ से प्रपोजल पास करवाना पड़ेगा, फिर वो पौधे हमें दे देंगे बांस के। ठीक, अगला लिखेंगे मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ।
1984 1984। इसका एक जगह कार्यालय नहीं है, क्योंकि ये सहकारी संघ है, जहां चाहे वहां इसका इस अधिनियम के इस नियम के तहत स्थापना कर सकते हैं। फिर लिखेंगे मध्य प्रदेश जैव विविधता, मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड। ये दो अलग अलग चीजें, इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट करेंगे। मध्य प्रदेश जैव विविधता, तो इसमें एक है विभाग और दूसरा है बोर्ड। तो ये जैव विविधता विभाग पहले लिखेंगे, क्योंकि पहले गठन हुआ इसका 2001 में, और जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ? 2005 में। 2005। इसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री। सर विभाग के या बोर्ड के? दोनों के। देखो विभाग है तो उसमें वन विभाग से संबंधित है, तो वन मंत्री रहेंगे इसमें, लेकिन ये इसकी बात करें जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष कौन? मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश अगला लिखेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि 9 बजने ही वाले हैं। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। स्वायत्त शासी संस्थान, स्वायत्त शासी संस्थान 12 जुलाई 2005। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 12 जुलाई 2005 कहां पर? भोपाल में। 12 जुलाई 2005। अब दो चीजें, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। वैसे तो मुख्य शाखा देहरादून में, लेकिन मध्य प्रदेश में है जबलपुर में। जबलपुर 27 जून 1963, 27 जून 1963। और यही पूछा उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान, तो भी जबलपुर लिख लो, लेकिन उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान तो वो भी जबलपुर में है, लेकिन स्थापना 1988 में, 1988। जबलपुर 1988, जबलपुर 1988। आम अनुसंधान संस्थान कहां पर है? गोविंदगढ़ रीवा, गोविंदगढ़ रीवा, गोविंदगढ़ रीवा। जड़ी बूटी बैंक कहाँ है? हाँ? पचमढ़ी। जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र, जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र, जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र। ताला, ताला जैसे बैतूल में है ना कासा, कासा रिसर्च संस्थान, वैसे ये ताला है कहां पर? उमरिया। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया, ताला उमरिया। मध्य प्रदेश
वन राज्यिक महाविद्यालय, वन राज्यिक महाविद्यालय कहां पर है? दो है। एक तो सबसे पहला है बालाघाट 1979, बालाघाट 1979 में, और दूसरा कौन सा है? 1980, जहां आप लोग रहते हो, जहां का जल ग्रहण करते हो, जहां का अनाज खाते हो, जहां के शिक्षक से आप लोग पढ़ते हो, कौन सा? बैतूल, बैतूल। तो पहला बालाघाट वन राज्यिक महाविद्यालय 1979 और दूसरा बैतूल 1980। ये क्वेश्चन अब जो दूसरा पढ़ने वाले हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और यही हम चल जाते हैं, यही चल जाते हैं। बालाघाट ढूंढते रहते हैं गली गली, कुचा कुचा, मिलता नहीं है, फिर वापस आ जाते हैं बैतूल। ठीक है, फिर सही जगह पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन है वन पहरेदारों का ट्रेनिंग स्कूल, वन पहरेदारों का ट्रेनिंग स्कूल, वन पहरेदारों का ट्रेनिंग स्कूल, रीवा बैतूल, रीवा बैतूल, कहां कहां पर? रीवा और बैतूल। देश का पहला, देश का पहला व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां पर है? वही जहां आम अनुसंधान केंद्र है, गोविंदगढ़ रीवा, गोविंदगढ़ रीवा। मध्य प्रदेश का प्रादेशिक वन स्कूल, प्रादेशिक वन स्कूल, मध्य प्रदेश का प्रादेशिक वन स्कूल, शिवपुरी, गुड, शिवपुरी। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन, मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन, 13 जुलाई 2013, गुड, 3 जुलाई 2013, 3 जुलाई 2013। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम वन्य जीव अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। साथ ही हमारा कुछ जैसे कुछ वृक्ष, उनके वानस्पतिक नाम, उनका उपयोग क्या है, व्यापारिक दृष्टिकोण से उन वृक्षों का क्या महत्व है, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में हमारा पूरा जो मध्य प्रदेश का वन है, वन्य जीव क्षेत्र है, वे कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।